हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नीट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, मेरे द्वारा इस समय आधुनिक भारत से संबंधित कराए जा रहे हैं। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखे प्राचीन भारत से संबंधित, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत से संबंधित और फिर आधुनिक भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को देखिए आधुनिक भारत की 7 क्लासेस जो है बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस करा दी हैं। आज की क्लास देखिए आधुनिक भारत की इतिहास की 8वीं क्लास है और ये मेरे तरफ से आप लोगों को करवाई जा रही इतिहास की क्लासेस की अंतिम क्लास है। इसके बाद फिर देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। जितने भी आप लोगों को प्रश्न मिलते हैं किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या विभिन्न प्रकार के अनसॉल्व पेपर से, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और अपने जो इतिहास विषय के प्रश्नों पर पकड़ है उसको बेहतर बनाइए, जिससे क्या हो कि आप किसी भी परीक्षा में इतिहास से आने वाले प्रश्नों को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें और आप उसमें अच्छा नंबर प्राप्त करें। मेरे द्वारा देखिए इतिहास की क्लासेस आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 महीने पहले से कराई जा रही हैं और इसमें मैंने आप लोगों को देखिए 36 क्लासेस करवा दी हैं। ये आज की क्लास देखिए आपकी इतिहास की प्रैक्टिस सेट की 37वीं क्लास है और मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था कि मैं आप लोगों को इस विषय में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा और मेरे द्वारा जो चीज़ कहा गया था वो मैंने अपना पूरा किया और मैंने आप लोगों को 1000 से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करा दिया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आधुनिक भारत से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्न? आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। और ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग को देखिए विभिन्न प्रकार के आयोग, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान और स्वतंत्रता के बाद के भारत यानी 1950 तक के भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और इन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? देखिए 30 होगी। ठीक है, इन 30 प्रश्नों को हम विभिन्न तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उसको भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास का देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय प्रशासनिक सुधारों के लिए 1902 ईस्वी में गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए जो आयोग गठित बनाया गया था 1902 में, अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्रॉम, सर एंड्रू फ्रेजर। तो भारत का जो प्रशासनिक सुधार के लिए आयोग गठित हुआ था इसका अध्यक्ष देखिए लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड क्रॉम नहीं, बल्कि कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। हालांकि अगर कार्यकाल पूछा गया होता तो कार्यकाल किसके कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लेकिन अध्यक्षता यहाँ पूछा गया है तो अध्यक्षता किसने किया था? सर एंड्रू फ्रेजर। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर डी है। व्याख्या क्या होगा कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सिविल सेवा के सुधार हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। 1902 में भारतीय प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में 2 प्रमुख आयोग गठित किए गए थे। एक था पुलिस आयोग, यानी ये पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच और सुधारों के लिए सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित एक आयोग था। उसके बाद देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। यह देखिए भारत की उच्च शिक्षा की प्रणाली में सुधार करने के लिए, आकलन करने के लिए और सिफारिश करने के लिए सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। तो 2 तरीके के आयोग बनाए गए थे आयोग, एक सर एंड्रू फ्रेजर के और दूसरा थॉमस रैले। थॉमस रैले वाला शिक्षा से संबंधित था, बाकी जो पुलिस आयोग था जो एंड्रू फ्रेजर वाला था ये प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 1907 के भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश करने हेतु कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? यानी 1907 में जो भारत में संवैधानिक सुधार करने थे उसके लिए जिस आयोग का नियुक्ति किया गया था वो कौन था? तो पहला देखिए दिया हंटर आयोग, सैडलर आयोग, मार्ले मिंटो आयोग, साइमन आयोग। तो इस तरह के देखिए संवैधानिक सुधार के लिए जिस आयोग का नियुक्ति किया गया था वो देखिए हंटर आयोग नहीं, सैडलर आयोग नहीं, साइमन आयोग नहीं, बल्कि कौन था? मार्ले मिंटो आयोग। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 1907 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1909 के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए
मार्ले मिंटो सुधार आयोग गठित हुआ था। इसका नाम देखिए तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर पड़ा था। इसने देखिए भारतीयों को विधानमंडलों में सीमित प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साइमन आयोग भारत कब आया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1927, 1928, 1929, 1930। तो साइमन आयोग देखिए भारत कब आया था, 1927 में नहीं, 1929 नहीं, 1930 नहीं, बल्कि कब आया था, 1928। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि साइमन आयोग जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण देखिए इसके विरोध में पूरे देश में नारे लगे थे, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। और यह देखिए असफलता के साथ यहां से वापस चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था, यानी किस ऑब्जेक्टिव से साइमन आयोग आया था। तो पहला देखिए दिया शिक्षा सुधार, दूसरा दिया पुलिस सुधार, तीसरा दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा, और चौथा दिया औद्योगिक विकास का अध्ययन। तो साइमन आयोग का उद्देश्य देखिए शिक्षा सुधार नहीं, पुलिस सुधार नहीं, औद्योगिक विकास का अध्ययन नहीं, बल्कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि साइमन आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करके सुधारों के लिए सुझाव देना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सैडलर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था। तो पहला देखिए दिया है कृषि, दूसरा दिया है शिक्षा, तीसरा दिया उद्योग, चौथा दिया स्वास्थ्य। तो सैडलर आयोग देखिए जिससे संबंधित था, स्वास्थ्य से संबंधित, उद्योग से नहीं, कृषि से नहीं, बल्कि किससे संबंधित था, शिक्षा से, एजुकेशन से। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1917 में गठित सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। इसने देखिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए सुधारों की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सैडलर आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया लॉर्ड कर्जन, माइकल सैडलर, थॉमस रैले, जॉन साइमन। तो सैडलर आयोग की अध्यक्षता देखिए किसने की थी, जॉन साइमन ने नहीं, थॉमस रैले ने नहीं, लॉर्ड कर्जन ने नहीं, बल्कि माइकल सैडलर ने की। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कार्यकाल जो था लॉर्ड कर्जन का था, यानी वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था, लेकिन इस आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, माइकल सैडलर के द्वारा। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सैडलर आयोग 1917 की अध्यक्षता डॉक्टर माइकल अर्नेस्ट सैडलर ने की थी। ये जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय और भारत में उच्च शिक्षा की जो समस्याएं थी उसकी जांच के लिए किया गया था। इसमें देखिए 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जो है शामिल थे। यानी 2 भारतीय सदस्य भी थे और एक जो है अध्यक्ष कौन था, ब्रिटिश का अंग्रेज व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर आयोग कब गठित किया गया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1917, 1882, 1907, 1920। तो हंटर आयोग का गठन देखिए 1920 नहीं, 1907 नहीं, 1917 नहीं, बल्कि कब किया गया था, 1882 को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग को गठित किया था। इसकी अध्यक्षता देखिए सर विलियम हंटर ने की थी। इसने देखिए प्रशासनिक शिक्षा को अनिवार्य और स्थानीय निकायों को शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त देखिए एक दूसरा हंटर आयोग जो है लॉर्ड विलियम हंटर, यानी एक अलग व्यक्ति थे, जिनको 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी गठित किया। यानी हंटर आयोग 2 बार गठित किए गए हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे और इनको अलग अलग समय में अलग अलग कार्य से संबंधित कार्यों के लिए गठित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, फजल अली आयोग जो है किस विषय से संबंधित था। तो आप पहला ऑप्शन देखिए दिया राज्य पुनर्गठन, दूसरा दिया है शिक्षा सुधार, तीसरा दिया है कृषि नीति और चौथा दिया है आर्थिक योजना।
तो फजल अली आयोग देखिए आर्थिक योजना नहीं, कृषि नीति नहीं, शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1953 ईस्वी में गठित जो फजल अली आयोग था, इसने देखिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप 1956 ईस्वी में देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित, यानी राज्य पुनर्गठन जो है अधिनियम या कानून पारित हुआ। यानी इसने जो सिफारिश की उसी के आधार पर यह कानून बना। अगला प्रश्न देखिए दिया है 1929 ईस्वी में साइमन आयोग के विरोध में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? यानी साइमन जो आयोग आया था तो उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो देखिए पहला दिया पूर्ण स्वराज, दूसरा दिया असहयोग, तीसरा दिया स्वराज मांग और चौथा दिया औद्योगिक नीति। तो 1929 ईस्वी में देखिए साइमन आयोग के विरोध में जो कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था, देखिए औद्योगिक नीति नहीं, स्वराज मांग नहीं, असहयोग नहीं, बल्कि क्या था? पूर्ण स्वराज। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि साइमन आयोग के विरोध ने कांग्रेस को 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाइटली आयोग का संबंध किससे था? पहला देखिए दिया है श्रम, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया शिक्षा, चौथा दिया पुलिस। तो व्हाइटली आयोग का संबंध देखिए पुलिस से नहीं, शिक्षा से नहीं, कृषि से नहीं, बल्कि किससे संबंध था? श्रम से। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि 1929 ईस्वी में गठित व्हाइटली आयोग ने भारत में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन किया और श्रम कानूनों में सुधार की सिफारिश की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था के संस्थापक थे? पहला ऑप्शन देखिए दिया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नहीं, ब्रह्म समाज के नहीं, बल्कि किसके थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने देखिए 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देखिए सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, सेवा और राष्ट्रीयता का प्रचार करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है गोखले किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया उदारवाद, उग्रवाद, साम्यवाद, समाजवाद। तो गोखले देखिए जिस विचारधारा से प्रभावित थे वो देखिए समाजवाद नहीं थी, साम्यवाद नहीं थी, उग्रवाद नहीं थी, बल्कि कौन सी थी? उदारवाद। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि गोखले जो है उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे संवाद और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि गोखले को किस उपनाम से जाना जाता था? तो पहला देखिए दिया है राष्ट्रपिता, गुरुजी, भारतीय राजनीति के गुरु, गांधी जी के गुरु। तो गोखले जी को देखिए जिस उपनाम से बुलाया जाता था वो राष्ट्रपिता नहीं, गुरुजी नहीं, भारतीय राजनीति के गुरु नहीं, बल्कि गांधी जी के गुरु। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोखले ने गांधी जी को भारतीय राजनीति की वास्तविकताओं से परिचित कराया था, इसीलिए इनको गांधी जी का गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है गोखले जो है किसके विरोधी थे? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। तो गोखले देखिए जिसके विरोधी थे बिपिन चंद्रपाल के नहीं, लाला लाजपत राय के नहीं, दादा भाई नौरोजी के नहीं, बल्कि किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि गोखले और तिलक जो है दोनों लोग कांग्रेस के नेता थे।
परंतु गोखले जो है उदारवादी और तिलक जो है उग्रवादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे। दोनों लोगों के बीच देखिए विधियों को लेकर मतभेद था, यानी दोनों लोगों के बीच में कानून से संबंधित मतभेद था कि कांग्रेस का जो कार्य है वो किस तरीके से किया जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 23 जनवरी 1897, 15 अगस्त 1895, 12 जनवरी 1898, 5 फरवरी 1896। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म देखिए 5 फरवरी 1896 नहीं, 12 जनवरी 1898 नहीं, 15 अगस्त 1895 नहीं, बल्कि 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता जो है जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है किस वर्ष उत्तीर्ण की थी, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा जो अंग्रेजों के काल में थी तो उन्होंने उसको कब पास किया था। तो पहला देखिए दिया 1918, 1920, 1921, 1922 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखिए आईसीएस की जो परीक्षा पास की थी 1922 नहीं, 21 नहीं, 18 नहीं, बल्कि कब किया था 1920 में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1920 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्हें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान मिला था। इन्होंने देखिए देश की आज़ादी की लड़ाई के शामिल होने के लिए 23 अप्रैल 1921 ईस्वी में इस पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जो है किस संगठन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला देखिए दिया है कांग्रेस, दूसरा दिया हिंदू महासभा, तीसरा दिया फॉरवर्ड ब्लॉक और चौथा दिया आज़ाद हिंद फौज। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जिस संगठन के अध्यक्ष चुने गए थे वो देखिए आज़ाद हिंद फौज नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हिंदू महासभा नहीं, बल्कि क्या था कांग्रेस की, यानी इस संगठन के अध्यक्ष उनको चुनाई, बल्कि हिंदू महासभा के नहीं थे। फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद एक नया दल बनाया था और आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने पुनर्गठित किया था। तो इस उत्तर से देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 ईस्वी में हरिपुरा और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में जब विवाद हो जाता है इनका गांधी जी के साथ तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद से इन्होंने क्या किया कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में गठित जो संगठन था उसका नाम क्या था। तो पहला देखिए नेशनल कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, यंग इंडिया पार्टी। तो देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस के बाद जब वो अलग हो गए थे तो इन्होंने जिस संगठन को बनाया था वो देखिए यंग इंडिया पार्टी नहीं, आज़ाद हिंद फौज नहीं, नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि कौन सी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देखिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और समाजवादी भारत की स्थापना करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो पहला देखिए दिया सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और भगत सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन देखिए भगत सिंह नहीं, रास बिहारी बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस, बल्कि मोहन सिंह के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कर्नल मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में सिंगापुर में पहली बार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में इसको पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया और इसका नेतृत्व स्वयं संभाला। अगला क्वेश्चन लिखिए दिया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार का उद्घाटन कब हुआ। यानी अस्थायी रूप से भारत की जो स्वतंत्र सरकार था उसका गठन कब किया था सुभाष चंद्र बोस ने।
तो देखिए 30 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 15 अगस्त 1944, 8 अगस्त 1942। तो देखिए जो अस्थायी रूप से स्वतंत्र भारत सरकार का उद्घाटन हुआ था 8 अगस्त 1942 नहीं, 15 अगस्त 1944 नहीं, 30 अक्टूबर 1943 नहीं, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार आजाद हिंद सरकार का उद्घाटन जो है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में हुआ था। यहाँ उन्होंने देखिए भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस निर्वासित सरकार की स्थापना की घोषणा की थी और इसका नेतृत्व स्वयं संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 15 अगस्त 1947, दूसरा दिया 26 जनवरी 1947, 2 अक्टूबर 1947, 14 अगस्त 1947। तो भारत को स्वतंत्रता देखिए कब मिली? 14 अगस्त 1947 नहीं, 2 अक्टूबर 1947 नहीं, 26 जनवरी 1947 नहीं, बल्कि 15 अगस्त 1947। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी। इस दिन देखिए भारत दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के देखिए पहले गवर्नर जनरल जो थे वो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सी राजगोपाला रहे, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी ब्रिटिश सरकार के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है भारतीय रूप में अगर कोई जो गवर्नर जनरल बना था तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर भारतीय नहीं बोला है बल्कि भारत का बोला है, तो कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आंसर है इसका ए। व्याख्या क्या होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक इस पद पर कार्य किया था। बाद में जो है सी राजगोपालाचारी जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, यानी भारत का जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इस पद पर बने रहे। ठीक, और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल यही थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए यहां दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने देश के देखिए आर्थिक, औद्योगिक और विदेश नीति की नींव रखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? पहला ऑप्शन देखिए दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले राष्ट्रपति देखिए कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, सी राजगोपालाचारी नहीं, बी.आर. अम्बेडकर नहीं, बल्कि कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का संविधान देखिए कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर को नहीं, 15 अगस्त को नहीं, 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए
आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दिन देखिए अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। तो संविधान सभा का गठन देखिए 1948 नहीं, 47 नहीं, 45 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1946 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका उद्देश्य देखिए स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। बाद में देखिए 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया। यानी संविधान सभा के गठन से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान की जो प्रारूप समिति थी वो किसके अध्यक्षता में गठित थी? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष देखिए सरदार पटेल नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्हें देखिए भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के देखिए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सी राजगोपालाचारी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने देखिए 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक यानी 2 कार्यकाल के लिए यह पद संभाला था और बाद में फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है रियासतों के विलय का कार्य किसने किया? यानी अपने देश में जो रियासतों का विलय हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो भारत में रियासतों का विलय देखिए सी राजगोपालाचारी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि किसके द्वारा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सरदार पटेल जो है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 562 रियासतों को भारत संघ में मिलाने में सफल हुए थे। इसी कारण से उन्हें देखिए भारत का लौह पुरुष भी कहा गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी अपने देश में जो संविधान सभा गठित की गई थी तो उसकी अस्थायी रूप से अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष देखिए सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, बल्कि कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए व्याख्या क्या होगा? आंसर ए। व्याख्या क्या है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो था कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतिहास विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से जरूरी थे उनका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। और देखिए मेरे द्वारा आप लोगों को इतिहास विषय की जो प्रैक्टिस क्लासेस बहुत दिनों से कराई जा रही थी ये पूर्णतः संपन्न हुई
और आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी परीक्षा के लिहाज से जितने प्रश्न आपको और भी मिले कहीं से उसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में या उसके द्वारा जो किसी भी ऑप्शन में आपको नज़र आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देखने के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी है तो उसको ज़रूर आपको संशोधित करके उपलब्ध कराऊँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी किसी अगले एपिसोड में अन्य प्रकार की क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।